हेलो पेरेंट्स। ऑटिस्टिक बच्चों में कुछ कॉमन इश्यूज देखने को मिलते हैं, जैसे कि ऑटिस्टिक बच्चे पूरा दिन कुछ ना कुछ रिपीट करते रहते हैं, लेकिन जब आप उनको रिपीट करने के लिए बोलते हैं तो वो आपके साथ वर्ड्स को रिपीट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनकी लैंग्वेज के ऊपर काम करना मुश्किल हो जाता है। या फिर बच्चा पूरा दिन कुछ ना कुछ पर्टिकुलर रॉन्ग बिहेवियर करता रहता है। आप बार बार बच्चे को उसको समझाते हैं कि ये बैड मैनर्स है, ये नहीं करना है, लेकिन फिर भी बच्चा वहाँ से स्माइल करके भागता है और बार बार वो रॉन्ग बिहेवियर करते रहता है। या फिर बच्चे के साथ स्कूल में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ नॉर्मल चीज़ें जिनको बच्चा टॉलरेट नहीं करता है और अचानक से वायलेंट हो जाता है। या फिर पब्लिक प्लेस पे जब आप अपने ऑटिस्टिक बच्चे के साथ जाते हैं, कोई आपको अपना जानने वाला मिल गया तो आपके ऑटिस्टिक बच्चे आपको बात करने ही नहीं देते हैं, बार बार डिस्टर्ब करते हैं अपने रॉन्ग बिहेवियर से। तो कुछ इसी तरह की ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। सो हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक। मैं हूँ कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। सो आप लोगों के ही कमेंट से ये प्रॉब्लम्स को मैंने सेलेक्ट किया है, जिनको मैं आज एक्सप्लेन करूँगी। सो बढ़ते हैं आज के फर्स्ट कमेंट की तरफ। सो फर्स्ट कमेंट है, मैम माई डॉटर इज़ 2 years and 7 months old. She only repeats 1 or 2 words per day, and that too if she wants. She doesn't repeat when I ask her to do. How can I help her in understanding that she needs to repeat after me? तो ये प्रॉब्लम उन पेरेंट्स को सब पेरेंट्स को स्टार्टिंग में आती हैं। आपको लोगों को इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है कि अपने ऑटिस्टिक बच्चों के साथ आप कैसे काम करें, तो स्पेशली सिटिंग टॉलरेंस लाने में आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब आप इनिशियल फेज़ में होते हैं। तो यहाँ पे कुछ बातें हैं, अगर आप बिगिनर हैं, आपका बच्चा 2 या 3 साल का है, तो कुछ बातें हैं जो आप लोगों को समझना ज़रूरी है, और उनको अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब प्रॉब्लम्स आप लोगों को नहीं आएंगी। तो गाइस, ये जो एज होती है, मान लीजिए आपके बच्चे का ऑटिज्म डायग्नोस हुआ 1.5 ईयर में हुआ, 2 ईयर में हुआ, जब भी ऑटिज्म डायग्नोस होता है तो उसके बाद आपका फर्स्ट जो स्टेप होता है, वो जो फर्स्ट लेवल है जो आप लोगों को अचीव करना होता है, वो होता है सिटिंग टॉलरेंस। और यकीन मानिए, चाहे बच्चा हाइपर एक्टिव है चाहे नहीं है, ये जो सिटिंग टॉलरेंस का जो गोल है इसको आप इजीली अचीव कर लेते हैं। जैसे कि अर्नब भी सिवियर हाइपर एक्टिव था, तो विद इन मैंने 1-2 महीने में ये गोल मैंने अचीव कर लिया था। यानी कि आप लोगों को ये फेज़ में ट्राई करना है कि आप बच्चे को बिठा सकें और बच्चा समझ सके कि जब भी मुझे एक जगह पे बिठाया जा रहा है तो मुझे कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश की जा रही है और मुझे उस पर 100% फोकस करना है। तो आप लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि हमारा बच्चा पूरा दिन हमारी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, किसी चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देता है। तो ये चीज़ हम लोग कैसे करेंगे कि बच्चा एक जगह पे 1 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए बैठे और हमारे साथ काम करे। तो ये जो चीज़ है वो आप इजीली अचीव करते हैं। सॉर्टिंग मैचिंग एक्टिविटीज़ से आप लोगों को स्टार्ट करना होता है। जब भी आप ओटी थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, स्टार्टिंग में आप लोगों को अपने बच्चे की जो स्पीच है उसके ऊपर काम नहीं करना होता है। पहले आपको ओटी की एक्टिविटीज़ करनी होती हैं, जिससे आप लोगों सेंसरी इश्यूज़ को टैकल करते हैं, बच्चे में सिटिंग टॉलरेंस लाते हैं, फोकस कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करते हैं। फिर जब बच्चा रेडी हो जाता है, उसमें सिटिंग टॉलरेंस आ गया, बच्चा आपके साथ बैठना सीख गया, बच्चा तो आप लोगों को अटेंशन दे रहा है जब आप उसको सिखा रहे हैं, उसके बाद आप स्पीच के ऊपर काम कीजिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि दिन में आते जाते नॉर्मल बच्चों की तरह आप बोल रहे हैं कि बच्चा बोलो एप्पल या ये करो, मतलब ये बोलो, तो बच्चा वो रिपीट नहीं करेगा। ऑटिस्टिक बच्चों का इतना कंसंट्रेशन नहीं होता है कि वो आते जाते दिन में अगर आप उसको रिपीट करवा रहे हैं तो वो आपके साथ रिपीट करेगा, नहीं। वो ये चीज़ें इनिशियली तभी सीखते हैं जब आप उनको सिटिंग टॉलरेंस की हैबिट डालोगे, सिटिंग की हैबिट उनमें डेवलप करोगे। तो फर्स्ट उसके ऊपर वर्क कीजिए। तो जब आप ये अचीव कर लेंगे उसके बाद आप स्पीच के ऊपर वर्क कीजिए। आप ये मत सोचिए कि अभी 2 years 7 month का हो गया है, अभी मुझे इसकी स्पीच के ऊपर जल्दी जल्दी काम करना है, वोकैबुलरी मुझे बढ़ानी है, तो फर्स्ट मैं इसी के ऊपर वर्क करूँगी, नहीं। इसके लिए आप उल्टा आप टाइम वेस्ट करते हैं। तो ये चीज़ मैंने कहाँ से सीखी थी? जब फर्स्ट टाइम हम लोग अर्नब को स्पीच थेरेपिस्ट के पास लेके गए थे, जब अर्नब 2.5 years से 3 years के बीच में था, तो
अर्नब वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बैठ रहा था, एक सेकंड के लिए नहीं बैठता था उस टाइम, इतना ज़्यादा सीवियर हाइपर एक्टिविटी का उसको प्रॉब्लम था। तो जो थेरेपिस्ट थी, कुछ थेरेपिस्ट जो होते हैं वो मनी माइंडेड नहीं होते हैं, आप लोगों को बिल्कुल सही सलाह देते हैं। तो उन्होंने बोला कि अगर अभी आप उसको स्पीच थेरेपी के लिए लेके आएंगे तो आप अपनी मनी ही वेस्ट करोगे, अभी वो रेडी ही नहीं है स्पीच थेरेपी के लिए। तो सबसे पहले आप लोगों को बच्चे को ओटी के लिए लेके जाना होता है। तो समटाइम्स जब आप बिगिनर होते हैं और आप किसी प्रोफेशनल थेरेपिस्ट के पास भी नहीं जाते हैं, फाइनेंशियल आप लोगों को प्रॉब्लम होती हैं, तो ये सब चीज़ें आप लोग थोड़ा समझ नहीं पाते हैं, तो बिल्कुल रिलैक्स रहिए। एज जब बच्चे में ऑटिज्म डायग्नोज हुआ है तो आप एज के ऊपर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। कोई बात नहीं, बच्चा 5 ईयर में 6 ईयर में सीखे, लेकिन धीरे धीरे वो सब कुछ सीखता है। बस थोड़ा सा आप पेशेंस रखें और इनिशियली सिटिंग टॉलरेंस के ऊपर वर्क कीजिए, बच्चों के साथ फन एक्टिविटीज़ कीजिए, सॉर्टिंग, मैचिंग, ये सब एक्टिविटीज़ जो हैं कॉन्सेंट्रेशन वाली मैंने चैनल पे भी डाली है, वहाँ से भी हेल्प ले सकते हो आप। तो धीरे धीरे बच्चा जो है वो बैठना सीख जाता है। तो उसके बाद जब भी आप बच्चे की लैंग्वेज के ऊपर काम करेंगे, आप लोगों को कार्ड दिखा के, इनिशियली आप लोगों को पता है हमारे ऑटिस्टिक बच्चे विजुअल से ही ज़्यादा अच्छी तरह से सीखते हैं, तो कार्ड दिखा के ही आप लोगों को स्टार्ट करना है, तो उसी से बच्चे को इंटरेस्ट आएगा। तो ये तो है तरीका कैसे आप सिटिंग टॉलरेंस लाएंगे और कब बच्चा आपके साथ रिपीट करना स्टार्ट करेगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कमेंट की तरफ। और इसके लिए अगर आपको चाहिए तो मैंने एक वीडियो डाला है बेसिक स्पीच स्टेप बाय स्टेप, वहाँ पे आपको सारे स्टेप्स मिल जाएंगे कैसे आप लोगों को इनिशियली चलना है, तो वो वीडियो आप लोग चेक कर सकते हैं। सो नेक्स्ट कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अदरवाइज एक ही कमेंट में पूरा मेरा आधा वीडियो निकल जाता है तो पूरा एक्सप्लेन करने में, तो इसलिए जल्दी जल्दी करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट को मैं कवर कर सकूँ। सो नेक्स्ट कमेंट है गाइस, मैम मेरा 5.5 ईयर बेटा राइटिंग रीडिंग सब करता है, स्कूल भी जाता है विदाउट शैडो, वहाँ भी मैम की हेल्प से राइटिंग करता है, 3 वर्ड सेंटेंस बोलता है, अपनी नीड भी बताता है, बट वो आजकल पेपर पढ़ता है, सामान तोड़ता रहता है, मना करो तो वो वहाँ से भाग जाता है, फिर कुछ देर बाद फिर वही टॉयज़ तोड़ना, कागज़ फाड़ना शुरू कर देता है। मैं थक जाती हूँ घर पर कागज़ के टुकड़े साफ करते करते, इस चीज़ को मैं कैसे हैंडल करूँ। होंगे गाइस, आपने नॉइस सेंसरी इशू के बारे में सुना होगा, पता होगा, अभी तो सब लोगों को पूरी तरह से हम लोग अवेयर होते हैं। तो अर्नब में भी ये प्रॉब्लम था, अपने सारे टॉयज़ को लेके उनका तोड़ फोड़ करना है, गाड़ी ये जो कार वाले टॉयज़ होते थे इनको विंडो से गिराना है, टेबल से गिराना है, तो एक तरह से उस नॉइज़ को एंजॉय करते हैं। तो इसका फर्स्ट सोल्यूशन तो मैंने यही किया था कि सारे टॉयज़ को उठा के, जब वो बहुत ज़्यादा साउंड करने लग गया तो सारे टॉयज़ को उठा के मैंने अलमीरा के ऊपर रख दिया था, उसकी पहुँच से दूर रख दिया था, और उसको पता होता था कि मेरे सारे टॉयज़ जो हैं वो मैं एक लिफाफे में बांध के ऊपर रखती थी। तो फिर नेक्स्ट डे वो मुझसे मांगता, लेकिन फिर मैं उसको बोलती कि अगर साउंड किया और विंडो के ऊपर से गिराया तो मैं फिर से उठा के रख दूंगी। तो बार बार मैं इसी तरह से उसको करती थी। तो इसका सोल्यूशन ये है कि जब भी आप लोगों को लग रहा है कि बच्चे किसी ऑब्जेक्ट के साथ कुछ ज़्यादा ही टाइम स्पेंड कर रहे हैं या उसका मिस यूज़ कर रहे हैं, तो उसको आप उनकी नज़रों से दूर कर दो। सबसे पहला सोल्यूशन तो यही है। दूसरा सोल्यूशन ये है कि ये सब बच्चे तब भी करते हैं जब उनके पास कुछ करने को है ही नहीं घर में, तो फ्री टाइम में कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए, जैसे कि अभी अर्नब को मैं क्या करती हूँ, घर में अर्नब क्रिकेट खेलता रहता है, टेनिस में लेके आई हूँ, टेनिस वो खुद ही खेलता रहता है, पजल्स हैं, तो उनसे वो अपना जो फ्री टाइम है, जब उसको मैं अपने काम में बिजी हूँ, वो कुछ सीख नहीं रहा है या कुछ पूरी तरह से फ्री है, तो वो उस तरह से अपना टाइम स्पेंड करता है। तो अब उसको उन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, गाड़ी वाड़ी में उसको ऊपर से फेंकना है, क्योंकि मैंने उस बिहेवियर को रिप्लेस कर दिया। तो इस तरह से आपको ऐसा कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा। जब बच्चे फ्री हों तो हम लोग उनको कुछ ऐसा करने के लिए दें जिससे वो उनका कुछ ना कुछ उनमें स्किल भी डेवलप हो। जैसे अर्नब घर पे ही दीवार पे बॉल मार के बैट से खेलता रहता है अपने आप ही, तो एक तरह से उसका जो फाइन मोटर स्किल है, कॉन्सेंट्रेशन है, वो सब इम्प्रूव होता है, और उससे मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और उसका भी एंटरटेनमेंट हो रहा है। तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ से ऐसे बिहेवियर को आप लोगों को रिप्लेस करना होगा। तो आप बिल्कुल जो भी उसके सामने, बच्चे के सामने पेपर है या फिर टॉयज़ हैं, उन सारे टॉयज़ को आप उठा के दूर रख दो, क्योंकि जितनी टाइम वो आप उनको खेलने के लिए दोगे, बच्चा हर बार वही चीज़ करेगा। और नॉइज़ के लिए आप बच्चे को ईयरफोन से म्यूज़िक, ईयरफोन अगर आपको नहीं यूज़ करना है तो घर में जब भी बच्चा फ्री है तो आप बैकग्राउंड में थोड़ा थोड़ा म्यूज़िक लगा के रखो, ताकि उसका जो नॉइज़ का फीडबैक है वो पूरा होता रहे।
तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को आप टैकल कर सकते हैं। तो मैं यही, इसमें जो मेन प्रॉब्लम है वो यही है कि ये जो रॉन्ग बिहेवियर हैं, ये जो बच्चे फ्री टाइम में करते हैं, आप जैसे ये बता रही हैं कि स्कूल में वो बिल्कुल अच्छे से करता है, जब भी आप उनको एंगेज कर रहे हो तो बच्चा अच्छा कर रहा है, लेकिन जब वो फ्री है तो फिर से उसके वही रॉन्ग बिहेवियर या फिर सेंसरी इशू वाले बिहेवियर स्टार्ट हो जाते हैं। तो उस टाइम पे भी कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जिसको बच्चा इंडिपेंडेंटली कर सके, मतलब आपके हेल्प की उसमें बच्चे को ज़रूरत ना हो। तो कुछ ऐसी एक्टिविटी आप लोगों को बच्चों को सिखानी। नेक्स्ट कमेंट है, one more behavior complaint from school. My son has not finished copying from the board and teacher erased it, so he got upset and tore the papers. How can I handle this to make him understand? Please explain. Thanks. So ये जो प्रॉब्लम है गाइस, ये मैंने एक बच्चे में देखी थी जब अर्नब छोटा था और अर्नब के साथ मैं शेडो टीचर बन के जाती थी। तो सेम प्रॉब्लम मैंने उस ऑटिस्टिक बच्चे में भी देखी थी। तो जब भी एक तो खुद उस हमारे जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं वो बहुत स्लो लिखते हैं, क्योंकि बीच बीच में वो थोड़ा सा लॉस्ट होते रहते हैं। अगर उनके साथ कोई शेडो टीचर नहीं है तो उनको बीच में बार बार अलर्ट करना पड़ता है, जैसे अर्नब को करना पड़ता है कि हाँ लिखो लिखो, तो वो चीज़ करनी पड़ती है। तो अगर वो शेडो टीचर बच्चे के साथ नहीं है तो वो स्लो भी लिखते हैं और डेफिनेटली वो स्पीड को मैच नहीं कर पाते हैं। और फिर ऊपर से इन बच्चों को ये भी प्रॉब्लम होती है, जब टीचर इरेज कर देती है तो वो बच्चा भी वैसे ही वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता था। समटाइम बच्चे वायलेंट भी हो जाते हैं, जैसे ये बच्चे ने पेपर फाड़ दिया, तो वो उस चीज़ को कोप अप नहीं कर पाते हैं। मतलब उनको चाहिए कि जब तक मैं फिनिश नहीं कर देता हूँ तब तक बोर्ड जो है वो इरेज नहीं होना चाहिए। तो उस चीज़ का जो सॉल्यूशन है जो मैंने देखा था, उसमें ओनली टीचर हेल्प कर सकती है गाइस, या फिर शेडो टीचर हेल्प कर सकती है। घर पे आप इस चीज़ को टैकल नहीं कर सकते हैं, इसमें टीचर ही हेल्प कर सकती है। इसमें आपको टीचर को ही रिक्वेस्ट करना है कि जब भी, एक तो बीच बीच में टीचर को आप रिक्वेस्ट कीजिए कि आप बच्चे को थोड़ा अलर्ट करते रहिए कि हाँ बेटा लिखो लिखो। जब भी आपको लग रहा है कि बच्चा स्टॉप कर रहा है, जैसे मैंने उस बच्चे को देखा था, एक दो लाइन लिखने के बाद बच्चा थोड़ा सा इधर उधर देख के फिर एक दो लाइन, तो बीच बीच में जो लॉस्ट हो रहा है तो उसको थोड़ा सा आप रिक्वेस्ट करो टीचर को कि थोड़ा बच्चे को अलर्ट करो कि हाँ लिखो लिखो, अदरवाइज मैं इरेज कर दूंगी। और इन सब चीज़ों के लिए जब भी ऐसी चीज़ होती है तो ये इशू इस बच्चे में स्कूल में भी होगा और घर में कुछ इस तरह के इशू होंगे कि जब भी आप किसी नए प्लेस में जा रहे हैं, जब भी कुछ बच्चे के साथ नया हो रहा है, नया एनवायरनमेंट है, तब भी ये बच्चे जो हैं वो उसी तरह का बिहेवियर दिखाते हैं। तो इसका सोल्यूशन यही है कि बच्चे को आप थोड़ा सा पहले से प्रिपेयर करके रखें। तो टीचर को ये बोलना है कि आप फिनिश करो, अदरवाइज मैं इरेज कर दूंगी। और जब भी अगर ऐसा लग रहा है टीचर को कि बच्चे ने नहीं लिखा है और बोर्ड को इरेज करना है, तो आप बच्चे को जाके एक बार उसके साथ इंटरेक्ट करना है कि अभी आप छोड़ दो और नेक्स्ट पेज पे आप स्टार्ट करो। तो मैंने देखा था कि वहाँ पे भी टीचर ने वैसे ही बच्चे को हैंडल किया था और बच्चा जो है वो धीरे धीरे उसका वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया था। टीचर एक और काम कर सकती है, बोर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकती है। पहले 1 हाफ में लिख के फिर जब तक बच्चा 1 हाफ को कंप्लीट कर रहा है तब तक आप दूसरे हाफ पे लिखो। तो इस तरह से पूरा बोर्ड जो है वो इरेज नहीं करना पड़ेगा। तो वहाँ पे मैंने देखा था टीचर ने कोऑपरेट किया था बच्चे के साथ। उनको ये प्रॉब्लम पता चल गई थी कि इरेज करते हैं तो प्रॉब्लम होता है, तो जितनी बार वो टीचर इरेज करती तो वो उसको स्पेशली अलर्ट करती कि अभी मैं इरेज करने वाली हूँ। तो धीरे धीरे वो एडजस्ट हो गया। तो इसका सोल्यूशन यही है, अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है घर पे तो आप होते हैं तो आप पहले से बच्चों को रेडी करके रखिए कि हाँ आज हम यहाँ जाने वाले हैं, ये होने वाला है। धीरे धीरे बच्चे उस चीज़ को समझने लगते हैं और स्कूल में टीचर ही आपको हेल्प कर सकती है। आपको टीचर को ही रिक्वेस्ट करना है और टीचर को ये करने में प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए गाइस। अगर वो स्कूल में इतना ज़्यादा उसका बिहेवियर का प्रॉब्लम नहीं है, वो अकेले जा रहा है, बिना शेडो के जा रहा है, तो इतना तो टीचर कर सकती है ना बच्चे के लिए। तो रिक्वेस्ट कीजिए, मे बी टीचर कोऑपरेट करे। अगर आपने स्कूल में इन्फॉर्म किया है कि मेरा बच्चा ऑटिस्टिक है तो डेफिनेटली टीचर को ये चीज़ समझनी चाहिए कि अगर ऑटिस्टिक है तो कुछ ना कुछ तो बिहेवियर प्रॉब्लम होंगी, तो टीचर को उस चीज़ में कोऑपरेट करना चाहिए। तो ये चीज़ 100% सॉल्व हो जाती है। इसमें बस यही है कि बच्चे को एकदम से शॉक नहीं लगना चाहिए कि लिखते लिखते एकदम से वो बोर्ड इरेज कर दिया, तो वो वायलेंट हो जाते हैं, कुछ भी सुनते समझते नहीं है। तो बेटर है इरेज करने से पहले आप बच्चे के साथ इंटरेक्ट करो, तो बच्चे एडजस्ट कर जाते हैं। नेक्स्ट कमेंट है गाइस, मैम आप अर्नब को पब्लिक प्लेस में बिहेवियर कैसे मैनेज करते हैं? शायद बिहेवियर ही लिखा है, स्पेलिंग गलत है इधर। जैसे मेरा बेटा पब्लिक प्लेस में किसी से बात नहीं करने देता है, क्या लिखा है आगे, बच्चों सा बिहेव
करें, क्या करूं? लेकिन मुझे यहाँ से यही समझ में आ रहा है, थोड़ा सा इसमें लिखने में प्रॉब्लम है कि पब्लिक प्लेसेस में बच्चे बात नहीं करने देते हैं, जो कि अर्नब के साथ भी ये प्रॉब्लम होती थी। जब भी आप बाहर जा रहे हैं, एक तो उसको स्टिल खड़े ही नहीं होना है, वो इधर उधर भाग रहा है, और जब भागता नहीं था तो वो कुछ ना कुछ बक बक कर रहा है या वर्बल स्ट्रीमिंग कर रहा है, बीच में साउंड निकाल रहा है। तो बार बार हम लोग डिस्ट्रैक्ट होते जाते हैं अपने ही बच्चे के बिहेवियर से, और बात करना जो है वो मुश्किल हो जाता है, और वो सिचुएशन सच में बहुत ही ज़्यादा ऑड सी हो जाती है। एक तरह से घबराहट ही होने लग जाती है जब भी हम लोग पब्लिक प्लेस में जाते हैं, दूर से कोई ऐसा दिख रहा है जानने वाला और लग रहा है कि हमारी तरफ आ रहा है, तो घबराहट सी होने लग जाती है कि पता नहीं अब मेरा बेटा क्या करेगा क्या करेगा। तो वो चीज़ मैंने भी फेस की है। तो अब भी अर्नब कभी कभी ये चीज़ करता है। तो ये चीज़ कब सॉल्व होती है गाइस? ये चीज़ तभी सॉल्व होती है जब बच्चे में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, या बच्चे में इतना लैंग्वेज आ जाता है कि थोड़ा सा वो समझना स्टार्ट कर देता है कि आप क्या बोल रहे हो। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी कि 4-5 ईयर्स तक अर्नब को ये चीज़ें समझ में नहीं आती थी कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुमको चॉकलेट नहीं मिलेगी, तुम घूमने नहीं जाओगे, तुम गंदे बच्चे हो, कुछ समझ में नहीं आता। तो डेफिनेटली अगर आप बोल भी रहे हो तो भी बच्चे को कुछ समझ में नहीं आने वाला कि आपने क्या बोला। तो आप लोग क्या करते हो? मारने लगते हो, पिटने लगते हो। कुछ टाइम के बाद मारपीट से भी वो लोग डरते नहीं हैं। तो ये इस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। तो इसके लिए 4-5-6 ईयर तक तो हम लोगों ने बहुत ही बुरे तरीके से ये चीज़ झेली है। बिल्कुल भी नहीं, किसी के घर में जाओ या पब्लिक प्लेस में आप लेके जाओ, वहाँ पे वही सब अर्नब करता था। उसको मैनेज करना बिल्कुल मुश्किल हो जाता था। लिटरली अगर हम लोग दोनों हैं तो एक आदमी को, दोनों में से एक को अर्नब को थोड़ा दूर लेके जाना पड़ता था, तभी हम लोग बात कर सकते हैं। तो ये सिचुएशन थी। तो 7-8 ईयर्स के बाद जब अर्नब को थोड़ा लैंग्वेज डेवलप हुआ, उसको कुछ चीज़ें समझ में आने लगी, उसको ये चीज़ें समझ में आने लगी, तो थोड़ा सा हम लोग उसको फिर रिवार्ड भी देते थे। जब वो अच्छे से बिहेव करेगा तो हम लोग थोड़ा रिवार्ड देते थे। घर पे आके मैं ज़रूर इस चीज़ को करती थी अगर वो कहीं अच्छे से बिहेव किया, अदरवाइज़ मैं उसको पहले से ही समझा देती थी। अगर मुझे दूर से कोई आता हुआ दिखाई देता था कि अर्नब देखो अंकल आ रहे हैं, बिल्कुल चुप रहना है, बकबक नहीं करना है, बदमाशी नहीं करना है, चुप रहना है। तो धीरे धीरे ये चीज़ें समझना अर्नब ने 7-8 ईयर्स के बाद ये चीज़ें समझना जो है वो स्टार्ट की थी। तो फिर वो बाद में मुझे खुद ही बोलता था कि हाँ बदमाशी नहीं करेंगे फिर चॉकलेट मिल जाएगा। तो वो खुद ही बोलता था। क्यों बोलता था? ये चीज़ कहाँ से उसके दिमाग में आई? क्योंकि जब भी वो बाहर अच्छा बिहेव करता तो मैं घर पे आके उसको ज़रूर चॉकलेट देती कि हाँ आज आपने बदमाशी नहीं किया, अब आज आप चुपचाप से खड़े थे तो आज आपको चॉकलेट मिलेगा। और जिस दिन वो करता, नेगेटिव बिहेव करता पब्लिक प्लेस में या कहीं भी लेके जाते, तो घर पे आके मैं उसको बोल देती थी कि आज चॉकलेट अर्नब को नहीं मिलेगा, आज अर्नब ने बदमाशी किया, आज आपने अर्नब बिल्कुल गंदा बच्चा बन गया था। तो वो चीज़ें उसको समझ में आने लगी थी 7-8 ईयर्स के बाद। तो फिर अर्नब को पता चल जाता था कि अगर मम्मी ने मुझे वार्निंग दिया है तो मम्मी घर पे जाके चॉकलेट नहीं देगी। तो और अर्नब कि जान जो है वो तो चॉकलेट में ही फंसी होती थी। चॉकलेट के लिए तो अर्नब कुछ भी कर देगा, इवन मतलब कोई अननोन पर्सन भी बोलेगा, वो एक नेगेटिव चीज़ भी है। तो चॉकलेट के लिए अर्नब से आप जो मर्जी करा लो। तो इसी तरह से कुछ ना कुछ रिवार्ड ज़रूर होता है जो हम अपने बच्चे को दे सकते हैं। जो हमारे बच्चे को बहुत ज़्यादा पसंद है वो चीज़ आप लोगों को यूज़ करनी है, तभी ये चीज़ें सॉल्व होती हैं। अगर बच्चे का लैंग्वेज अच्छे से डेवलप नहीं है, वो समझ ही नहीं पा रहा है आप क्या बोल रहे हो, तो ये चीज़ समझना जो है वो मुश्किल होती है। इसके लिए हम लोग कोई एक्टिविटी कुछ भी क्या करवा सकते हैं गाइज, इसके लिए अंडरस्टैंडिंग ही ज़रूरी है। तो 6-7 ईयर्स तक हम लोगों ने भी बहुत बुरे तरीके से ये चीज़ भुगती है। उसके बाद ही 7-8 ईयर्स के बाद ये चीज़ मैनेज होना स्टार्ट हुई। तो अभी अर्नब अच्छे से ये चीज़ें समझ आता है। तो यही चीज़ आप लोगों को भी करनी है, इस चीज़ को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेनी है। जब भी आप बाहर जा रहे हैं तो बच्चे को पहले से प्रिपेयर करो कि बाहर जाके आपको बदमाशी नहीं करना है। समटाइम्स तो उसी की पॉकेट में मैं चॉकलेट डाल के रखती थी। अगर मुझे किसी के घर में जाना है, गेस्ट एज ए गेस्ट हम लोग जा रहे हैं, तो वहीं पे अगर अच्छे से बिहेव करता है तो बाहर आके अर्नब का ध्यान पूरा चॉकलेट में ही होता था एक्चुअली। जैसे ही वो घर से बाहर निकलेगा, हाँ चॉकलेट खाना है, तो फिर डिसाइड होता था कि अच्छे से बिहेव किया या क्या है। तो पूरा जान उसकी ना चॉकलेट में ही अटकी रहती थी उसकी कि हाँ चॉकलेट तभी मिलेगा जब बदमाशी नहीं करना है। तो अभी भी बीच बीच में जब वो भूल जाता है तो हम लोग उसको थोड़ा सा टोकते हैं कि अर्नब चुप रहो, चुप बैठो। तो वो चीज़ें अभी समझ में आती हैं। हालांकि उसको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरे बैड बिहेवियर से, मतलब वो इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन उस चीज़ को उसने रिवार्ड के साथ लिंक किया है। तो ये बिहेवियर थेरेपी है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट,
नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ये चीज़ आप लोगों को यूज़ करनी है, उसी से ही ये चीज़ सॉल्व होगी। बार बार आप लोगों को इंटरेक्ट करते रहना है, बैड बिहेवियर, नेगेटिव बिहेवियर, ये चीज़ें आप सिखाते रहो, लेकिन रिवार्ड का बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करो। वो चीज़ डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है इनके माइंड पे, और पूरा इनका अटेंशन उसी में अटका रहता है कि अगर मैंने बात नहीं मानी तो मुझे रिवार्ड नहीं मिलेगा। इसमें ना आपको डांटने की ज़रूरत होती है, ना बच्चे को मारने पीटने की ज़रूरत होती है, बच्चे बहुत ईजीली समझ जाते हैं इस चीज़ को। सो आई होप मेरे लिए ये चीज़ वर्क की थी, आप लोगों के लिए भी करेगी, डेफिनेटली करेगी गाइस। तो हर चीज़ में आप लोग कोई एक्टिविटी मत ढूंढो, बस मैंने आपको पहले भी बोला है कि समझाने की पूरी कोशिश आप करते रहिए। 4-5 ईयर का बच्चा है, सिवियर हाइपर एक्टिव है, लैंग्वेज डेवलप नहीं है, तब आप लोगों को ये प्रॉब्लम ज़रूर होगी, लेकिन तब भी आपको वही मैंने बिहेवियर का जो एक वीडियो बनाया है, किस तरह से मैं पार्क में टैकल करती थी, पब्लिक प्लेसेस में टैकल करती थी, ये सब बिहेवियर प्ले लिस्ट में सारे वीडियो मैंने डाले हैं, डिटेल में डाले हैं कैसे हम लोग टैकल करते थे अर्नब को। तो ये वीडियो मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, तो आप बिहेवियर प्ले लिस्ट ज़रूर चेक करें ये सारे इश्यूज़ के लिए। सो आई होप आज का वीडियो ज़रूर हेल्प करेगा आपकी ऑटिज़म जर्नी में। सो थैंक यू फॉर टुडे।